experienced doctors from all fields to answer any and all of your medical questions. आप अपने सवाल पूछते हैं जो हम अपने डॉक्टर से पूछेंगे. And before we get started, like us and follow us on Facebook and Instagram at DocStokes. Today's topic is kidney diseases, nephrology. And आपके सवालों के जवाब देने के लिए we have with us Dr. Siddharth Jain. And हमारे साथ हमारी गेस्ट भी join करेंगे Mrs. Rupal Shah. A little bit about Dr. Siddharth Jain. He's a consultant nephrologist in Surat, जिनके पास MD Medicine and DM Super Specialty in Nephrology उन्होंने करी है from prestigious IKDRC in Ahmedabad. He also specializes in diagnosis and treatment of kidney diseases, kidney transplantation, hemodialysis, and there are many more. ये international associations के भी member हैं and इन्होंने बहुत सारी publications भी करी हैं well recognized journals में. Welcome, Dr. Siddharth. And we also have with us Mrs. Rupal Shah, जो कि अपने कुछ सवाल पूछेंगे Dr. Siddharth से भी. And she's a socialite, a jewelry model, and a travel blogger. I welcome you as well, Mrs. Rupal, to our session of Ask the Experts. Thank you so much. Now, अब हम without any further ado, I think we should start with the questions. हम लोगों को भी काफी questions आए हैं from our viewers and Mrs. Rupal Shah को भी questions आए हैं. तो हम उन questions से शुरू करेंगे, Dr. Siddharth. And जैसे जैसे हमारे live session पे questions आते हैं, we will try and ask them as well in a timely manner. Okay. तो Mrs. Rupal, I think आपके पास काफी सवाल आ रखे हैं, तो आप ही क्यों नहीं शुरू करते जरा? Yeah, definitely. Thank you, Nishant. And thank you, Dr. Siddharth, for having me here. And thank you, DocStokes. And without wasting any time, I think we should go ahead with the questions which I have received from my social media things. So the first question I have received is from a patient, and he's telling, I am a kidney disease patient, and am I at a higher risk of getting the novel coronavirus? Okay. So this is ये क्वेश्चन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेवेलेंट क्वेश्चन है. So basically coronavirus is just like a normal virus, and the risk of coronavirus के पेशेंट को होगा कि नहीं depends on the immunity of the patient. In general किडनी डिसीज पेशेंट्स का इम्यूनिटी बाकी पेशेंट से कंपेरेटिवली के बाकी जनरल पॉपुलेशन से कंपेरेटिवली थोड़ा कम होता है. एंड दैट इज द रीजन के डेफिनेटली किडनी पेशेंट्स को कोई पण ये वायरस या और भी कोई वायरस होने का चांस एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है. उसके सिवा सेकंड फैक्टर होते हैं कि किडनी डिसीज यूजुअली अकेले नहीं होता. किडनी डिसीज वाले पेशेंट्स को या तो डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या काफी सारी दूसरी इलनेस जिनको कोमोबिडिटीज बोलते हैं वो होता है. और डेफिनेटली जितना पेशेंट को इलनेस रहेगा उसका बॉडी का इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम रहेगा, तो चांसेस ऑफ वायरल इन्फेक्शंस आर मोर. उन लोगों में वायरल इन्फेक्शन होने का चांस थोड़ा ज्यादा रहता है. सो द आंसर इज यस, डेफिनेटली किडनी डिसीज पेशेंट्स को थोड़ा चांस ज्यादा है. I am not able to listen, doctor, and I could not see also, Nishant. Okay. मैम ये इसको अभी करते हैं. सो लेट मी टेक यू ऑफ एंड वापस जरा मिसेस रूपल को लाते हैं तो देखते हैं इफ दैट एंड लेट्स सी. चलो जब तक मैम का वो टेक्निकल देखते हैं, लेट मी आस्क जो हमारे यहाँ पे लोगों का मैसेज आए हुए हैं, तो आई विल कंटिन्यू विद दैट. एंड जैसे आपने कोविड-19 और कोरोना वायरस के हैं काफी, बट अभी ये जो हमारे पास एक क्वेश्चन आया है पेशेंट का कि माय डॉक्टर ने बोला है कि आई हैव टू गो, मतलब अंडरगो डायलिसिस जल्दी जाने का है. तो बट अभी व्हाट इज द राइट टाइम टू गेट एन AV fistula done, and मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ मे बी कोई डाइट से या किसी तरीके से. ओके. सो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द राइट टाइम फिस्टुला कब बनाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल के व्हाट इज फिस्टुला. फिस्टुला इज अ वास्कुलर एक्सिस. वो एक साधन है जिससे डायलिसिस किया जा सकता है.
अब कोई भी डॉक्टर या नेफ्रोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को एडवाइस कर रहा है फिस्टुला करने के लिए, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि डॉक्टर या को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले मे बी महीना, 2 महीना, 3 महीने बाद ये पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है. सो दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स और पेशेंट का रिपोर्ट. वी कैन नॉट अवॉइड एवी फिस्टुला. एवी फिस्टुला का कोई सब्सिट्यूट या डाइट से उसको कुछ चेंज करना ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये एक सिर्फ आगे भविष्य में जो डायलिसिस आने वाला है उसकी एक तरीके से प्रीएम्प्टिव पहले से तैयारी है. सो फिस्टुला डेफिनेटली पेशेंट्स की कंडीशन के हिसाब से जब भी डायलिसिस आने का समय होता है उससे पहले कर लेना हर तरीके से पेशेंट के हित में रहता है. तो दैट शुड बी ऑलवेज बी डन. ओके. एंड डॉक्टर, ये अभी एक लाइव कमेंट आया है. माय फादर हैड अ ट्रांसप्लांट. अक्टूबर में उनका ट्रांसप्लांट हुआ. कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए? वो जो उनकी वॉकिंग है लेसन हो गई है और वो ज्यादा बाहर निकल नहीं पाते हैं. सो एनी एडवाइस? या सो अगेन जैसा हमने पहले क्वेश्चन में बात किया था इम्यूनिटी का. सो जो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट होते हैं उनको जो ट्रांसप्लांट के लिए मेडिसिन दी जाती है उनकी इम्यूनिटी पावर उससे और थोड़ी कम हो जाती है. सो स्पेशल एडवाइस में डेफिनेटली जो आप लोगों ने सुना ही होगा, हाउ टू अवॉइड कोविड-19, जो टीवी पे जो इतना ज़्यादा डेली बेसिस पे चर्चा आ रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि जो रिसेंट ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट है उसको ये चीज कहीं से भी और असिम्प्टोमेटिक कैरियर से कैच हो जाए ऐसा चांसेस ज़्यादा है. सो मेन एडवाइस रहेगी ट्राई टू बी इन होम ओनली. सोशल डिस्टेंसिंग जितना ज़्यादा हो सके, स्पेशली अगर किसी को भी आजू बाजू थोड़ा बहुत भी सर्दी खांसी है, ही हैज़ टू अवॉइड. रेगुलरली ट्रांसप्लांट का मेडिकेशंस तो सब एज इट इज लेना है, रिपोर्ट्स करना है. और वॉकिंग डेफिनेटली ही कैन वॉक इन हिज हाउस ओनली, कॉरिडोर ओनली. दैट इज नॉट एडवाइसेबल दैट ही हैज़ टू go out. That is the main precautions. Okay. One more question, Yes. doctor. It's from a patient that he's telling that he's undergoing dialysis thrice a week. Okay. And is he at a higher risk to catch COVID infection due to his hospital visits for the dialysis? So, and how can he reduce his dialysis frequency? Please give him some practical tips to avoid COVID-19. Okay. So again बहुत बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के टाइम पे. एंड जैसा आपने देखा होगा कि सब कुछ बंद है तो भी डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए डायलिसिस कराने कंपलसरी जाना ही जाना है. डायलिसिस टेक्नीशियंस और मेजोरिटी ऑफ द डायलिसिस हॉस्पिटल सेटअप में है तो एनी हाउ हॉस्पिटल में उनको जाना ही रहेगा. अब ये क्वेश्चंस के दो पार्ट है. वन इज डिपेंडिंग द फ्रीक्वेंसी, रिड्यूस कर सकते हैं कि स्टॉप कर सकते हैं. सेकेंडरी सम प्रैक्टिकल टिप्स कि भाई कैसे हम उसका चांसेस कोविड कैच करने का कम कर सकते हैं. सो कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, पहली चीज प्लेन आंसर इज दैट वी शुड नॉट अटेम्प्ट डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी हमको रिड्यूस, कम या बंद नहीं करनी. इन्फेक्शन लगे नहीं लगे चांस की बात है, बट डायलिसिस जिसको 2 टाइम्स या 3 टाइम्स रिक्वायरमेंट है, अगर सही से नहीं करते, बंद करते या मिस करते, द रिस्क इज मच मच मोर. अगर डायलिसिस नहीं करा रहे तो शरीर में वाटर बढ़ सकता है, पोटेशियम बढ़ सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, इमरजेंसी में हॉस्पिटल दौड़ना पड़ सकता है. सो सभी मेरे डायलिसिस वाले पेशेंट को एक बहुत सिंसियर एडवाइस है कि प्लीज एज पर योर शेड्यूल आपको हर हिसाब से आपका डायलिसिस कंटिन्यू करना ही है. उसमें कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी कम करने की या मिस करने का कोई अपने को सोचना नहीं है. सेकंड चीज जो ये है अपना यहाँ के हॉस्पिटल जा रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस यस डेफिनेटली थोड़ा बहुत रहता है. सो हाउ टू अवॉइड दैट, अगेन वेरी रिलेवेंट थिंग. तो बहुत फ्यू चीजें हैं. आई थिंक मेजोरिटी हैज बीन टोल्ड सो मेनी टाइम्स इन द टीवी. एक जो मैं स्पेसिफिकली मेरे डायलिसिस वाले पेशेंट को कहना चाहूंगा कि घर से बाहर निकलते हैं देन यू मस्ट वियर ए मास्क. मास्क कंपलसरी सभी पेशेंट्स को पहनना ही पहनना है. पेशेंट के साथ जो उनका रिलेटिव जा रहा है उसको भी कंपलसरी मास्क पहनना है. अगेन इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग बट ये बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा. इसके सिवा हैंड हाइजीन
जो कि मल्टीपल टाइम्स टीवी में वो हुआ है। हैंड हाइजीन के बारे में एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा कहना चाहूंगा कि हमारा सैनिटाइजर है, कोई भी सैनिटाइजर विच कंटेन्स 70% और मोर ऑफ अल्कोहल विल डू। सैनिटाइजर नहीं है तो सिर्फ सोप एंड वाटर, बट एटलीस्ट 15 to 20 सेकेंड वी हैव टू क्लीन आवर हैंड, देन इट इज मीनिंगफुल। अच्छी तरीके से कोई भी सरफेस को आप टच करते हो, हॉस्पिटल में जा रहे हो, हॉस्पिटल से आ रहे हो, यू हैव टू क्लीन योर हैंड। इन एडिशन यू हैव टू हैव सेल्फ मॉनिटरिंग। डायलिसिस वाले पेशेंट को अपने सिम्टम्स सेल्फ मॉनिटरिंग करने हैं इन द फॉर्म के बाई चांस उसको सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, बुखार हो रहा है, देन उनको अपने नियरेस्ट डॉक्टर को या अपने कंसर्न नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्फॉर्म करना रहेगा कि मुझे ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उनको होम आइसोलेशन या स्पेशलाइज्ड डायलिसिस की वो सब एडवाइस मिल सकती है। उसके सिवा व्हेनेवर एनी पेशेंट कोई भी डायलिसिस से घर आ रहे हैं तो इट्स एडवाइसेबल कि वो अपने कपड़े चेंज करे और टेक अ बाथ, वो जरूर से अच्छी तरह से नहा रहे। और जो भी हो सके फोमाइट्स जो भी होता है, फॉर एग्जांपल की है, गाड़ी की है, घड़ी है, वॉच है, पेन है, ये सारी चीजें हो सके उतना कम वो अपने साथ कैरी ऑन करे। इसी तरीके से वॉलेट है, उतना कम कैरी ऑन करे। मास्क पहने, एटमॉस्फेयर थोड़ा अच्छा, क्लीनलीनेस मेंटेन करे। ये सब करने से थोड़ा सा चांसेस कम रहेगा कि उनको कोई कैचअप इन्फेक्शन कैचअप करे। इसी प्रकार जो डायलिसिस की यूनिट में वो जा रहे हैं, आजू बाजू वाले जो पेशेंट्स है, टेक्नीशियंस है, सबके सिम्टम्स मॉनिटर, किसी को कोई खांसी है, कोई प्रॉब्लम है, देट हैव टू बी अवेयर। वो चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। ओके, गुड डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। तो ये एक और हमें लाइव कमेंट आया है अभी, क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक कि भी मेरे को टेंडेंसी है किडनी स्टोन्स होने की, ओके तो इज टेकिंग पेन किलर सेफ नाउडेज अगर पेन हो, एंड ऑल्सो टू अवॉइड गोइंग टू गेट अल्ट्रासाउंड टू चेक अगर किडनी स्टोन है कि नहीं है, इज देयर एनी अदर वे कि मैं फिगर कर सकूं? दिस इज अ लेडी आस्किंग, तो मतलब ये भी बता दें कि कैसे हो सकता है, हाउ टू चेक एंड ओके। सो देखिए, रेनल स्टोन्स अगेन बहुत बहुत कॉमन चीज है। उसके भी दो एक्सपेक्ट है। वन इज अक्यूट पेन, अक्यूट रेनल कोलिक, जो हमको मेडिकल बेस्ड लैंग्वेज में कहा जाता है। अगर किसी भी पेशेंट को अक्यूट पेन है, देन देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो पेन किलर्स है जो ले सकते हैं, जिससे अक्यूट पेन कम हो जाएगा। वो सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा पेन होता है काफी बार इंजेक्टेबल हॉस्पिटल में भी जाके लेना पड़ सकता है। दैट इज वन थिंग। आपको पुरानी कोई किडनी की तकलीफ है कि नहीं, उस पे डिपेंड होता है चॉइस ऑफ पेन किलर्स। सपोज किडनी की तकलीफ नहीं है, खाली स्टोन है, तो नॉर्मल पेन किलर लिया जा सकता है। अगर रेनल डिस्फंक्शन है या किडनी की तकलीफ है तो स्पेसिफिकली खाली पैरासीटामोल या कॉन्ट्रामोल नाम की पेन किलर्स ले सकते हैं, बाकी कोई पेन किलर वो नहीं ले सकते। सो इन जनरल पेन किलर लेना है कि नहीं लेना डिपेंड्स कि किडनी का फंक्शंस नॉर्मल है या फिर अबनॉर्मल है। सेकेंडरी बात हुई अल्ट्रासाउंड की। सो अगर अक्यूट पेन नहीं है तो जस्ट सर्वेलेंस के लिए कि भी पेन की स्टोन है कि नहीं, एट दिस मोमेंट अल्ट्रासाउंड या बाहर निकलना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बट अक्यूट पेन है या फीवर आ रहा है या यूरिन करने में तकलीफ आ रही है, देन इट्स एन इमरजेंसी। तो डेफिनेटली हमको हॉस्पिटल जाना है, अल्ट्रासाउंड चेक करना है, स्टोन अटका हुआ है कि नहीं, किडनी पे सूजन है कि नहीं, वो सारी चीजें चेक करके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन लेनी रहती है। ओके, ठीक। दिस इज फ्रॉम माय साइड नाउ। इसमें पूछा गया है डॉक्टर कि व्हाट आर द साइंस फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू नो दैट उनकी किडनी नॉर्मल वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। नॉर्मल साइंस क्या है ये जानने के लिए कि किडनी बरोबर चल रही है या नहीं चल रही है। हाँ, सो इन अदर वर्ड्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि किडनी बिगड़ रही है, वो कैसे पता चलेगा? साइन एंड सिम्टम्स, आई थिंक दैट इज द क्वेश्चन। ओके, सो अगेन जिस तरीके से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर होते हैं, उसी तरीके से किडनी डिसीज भी साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर क्यों है? किडनी का साइन एंड सिम्टम्स जब तक 40 to 50%, 60% तक किडनी नहीं बिगड़ती, तब तक पेशेंट को कुछ भी नहीं आता है। थोड़ा लेट स्टेज पे साइन एंड सिम्टम्स क्या आएगा? सूजन आना, स्पेशली आंखों के आजू बाजू सुबह उठते हैं तो सूजन आना, पाँव में सूजन आना, या फिर भूख कम लगना, शरीर में फिकास होना, जल्दी से थक जाना,
सांस चढ़ना, कुछ भी काम करे तो सांस चढ़ना, स्किन प्रॉब्लम, एलर्जी या फिर इचिंग, खुजली जो बोलते हैं स्किन के अंदर, भूख कम हो जाना, तो ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स है। या फिर पेशाब की मात्रा में कम होना या पेशाब ज्यादा होना, पेशाब में खून जाना, पेशाब में फ्रोदी जो बोलते हैं कि फोम आ रहा है पेशाब में, प्रोटीन जा रहा है, वो सब साइन सिम्टम्स से पता चल सकता है, सस्पेक्ट कर सकते हैं कि किडनी रिलेटेड कोई इशू है कि नहीं। इसके साथ साथ एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि जनरल पॉपुलेशन, हेल्दी पॉपुलेशन को किडनी डिसीज कम होता है। जो लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है उन लोगों को किडनी डिसीज होने का ज्यादा चांस रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स उन लोगों को ज्यादा मॉनिटर करने चाहिए। ओके, ये आपने अच्छा बताया कि बीपी का, क्योंकि अभी बीपी का भी अभी यही पूछ रहे थे, कोई बीपी हाई रेट रहता है। सो आई गेस अगर डायबिटिक है तो थोड़ा उनको चांस है, मतलब प्रिकॉशन लेना चाहिए, अदरवाइज वो ठीक है। यस। एंड डॉक्टर सिद्धार्थ, एक और क्वेश्चन आया कि मेरे फैमिली हिस्ट्री में किडनी पीआरबीएम है। माय ग्रैंडमदर, अंकल, फादर सब किडनी पेशेंट्स रहे। ओके। तो उनके ट्रांसप्लांटेशन हुए थे। तो व्हाट केयर शुड आई टेक? मैं क्या अपने लिए कोई प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स? ओके, सो अगेन अगर इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिलियल टेंडेंसी है कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स सबको किडनी डिसीज हुआ है, देन मोस्ट प्रोबेबली पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज नाम का एक रोग होता है, वो होने का चांस रहेगा। पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज के अंदर किडनी के ऊपर गुब्बारे टाइप के हो जाते हैं जो फैमिलियल्स में चलता है, और जिसके कारण ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और पेशेंट्स को सबको होता है। अब जहां तक प्रिवेंशन का सवाल है, तो एज इससे पहले जो क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया कि इट्स अ सिम्टम, इट्स अ साइलेंट किलर, तो उसके सिम्टम्स देर से आएंगे, देन टेस्टिंग हैज टू बी डन। टेस्टिंग में क्या किया जाएगा कि अबाउ एज ऑफ 35 अगर फैमिलियल टेंडेंसी है तो आपको हर साल एक बार आपका ब्लड प्रेशर चेक करवाना है कि बीपी बढ़ रहा है कि नहीं, यूरिन रूटीन नाम का रिपोर्ट कराना है कि उसके अंदर प्रोटीन जा रहा है कि नहीं, सीरम क्रिएटिनिन नाम का रिपोर्ट करवाना है, और एक अल्ट्रासाउंड करवानी है। ये 3 या 4 छोटी छोटी चीजें आप साल में एक बार करेंगे तो आप सर्वेलेंस कर सकते हैं, आप प्रिवेंट कर सकते हैं, और आप अर्ली स्टेज में उसको पिकअप कर सकते हैं कि आपको भी ये फैमिलियल टेंडेंसी आ रही है कि नहीं। एक और क्वेश्चन डॉक्टर, ये पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग कैन वन लिव ऑन डायलिसिस? कितने टाइम तक डायलिसिस, मतलब दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो अगेन जनरलाइज्ड नहीं बोल सकते, मगर हम स्टैटिस्टिक्स देखे जाए तो ऑलमोस्ट 60 to 80% डायलिसिस वाले पेशेंट 5 to 10 रहते हैं, 5 to 10 ईयर्स तक जीते हैं। सो ऑन एन एवरेज एनीथिंग बिटवीन 5 to 10 ईयर्स। बट अगर पेशेंट का एज यंग है और उसको कोमोबिडिटी, दूसरी सब इलनेस नहीं है, वो हफ्ते में 3 बार अच्छे से डायलिसिस करवाना है, तो 5 to 10% पेशेंट ऐसे भी हैं जो 20 ईयर्स या मोर भी जीते हैं। उसके अगेंस्ट में पेशेंट का एज ज्यादा है, 65-70 अबाउ, उसको कार्डियक इशू है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इन एडिशन टू किडनी डिसीज, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल से भी कम हो जाती है। पर अगर जनरलाइज्ड आप पूछना चाहेंगे तो डेफिनेटली 5 to 10 ईयर्स तक अच्छी तरह से जी सकते हैं। बट पेशेंट्स के बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ ऑन डायलिसिस। डॉक्टर सिद्धार्थ, एक और क्वेश्चन आया कि भी अगर पेशेंट को वीकनेस फील हो रही है वॉकिंग करते हुए फ्रॉम वन रूम टू द अदर, तो क्या प्रिकॉशन लिए जाए और पेशेंट क्या कर सकता है टू गेट द स्ट्रेंथ बैक? ओके, सो ये किडनी डिसीज के कॉन्टेक्स्ट में है कि किडनी वाले पेशेंट को वीकनेस फील हो रही है एक रूम से दूसरे रूम वॉकिंग करते वक्त। आई वुड से सो, अभी लाइव कमेंट आया तो उन्होंने बताया नहीं। ओके, सो बेसिकली देखिए, अगर किडनी वाले डिसीज को वीकनेस फील हो रही है तो 2-3 चीजें कॉमनली हमको चेक करनी है। एक होता है हेमोग्लोबिन। मेजोरिटी ऑफ द किडनी डिसीज वालों को शरीर में ब्लड का प्रमाण कम होता है, हेमोग्लोबिन कम होता है, जिसके कारण उनको वीकनेस फील होती है। तो हेमोग्लोबिन अगर कम है तो हेमोग्लोबिन के लिए टैबलेट्स, इंजेक्शंस, आयरन, एरिथ्रोपोइटिन नाम की दवाइयां अवेलेबल है, जिससे हम उनका हेमोग्लोबिन बिल्डअप कर सकते हैं, तो जिनसे उनका वीकनेस कम हो सकता है। उसके सिवा जस्ट लाइक हेमोग्लोबिन, कैल्शियम, विटामिन D3, ये 2 चीजों भी किडनी वाले पेशेंट्स में काफी कम होते हैं, जिसके कारण उनका वीकनेस हो सकता है। अगर वो है तो उसको आइडेंटिफाई और करेक्ट करना चाहिए। उसके सिवा काफी बार पेशेंट्स का बीपी हाई रहता है या शरीर में पानी का प्रमाण ज्यादा रहता है।
ऐसे कंडीशन में भी थोड़ा चलने पे थकान होती है या हाफ चढ़ता है, तो पेशेंट को एग्जामिनेशन करके बीपी चेक करके उसके शरीर में पानी कितना है, ज्यादा है या कम है, वो एडजस्ट करके उसका वीकनेस का कुछ हद तक सॉल्यूशन कर सकते हैं। That is the thing. और another question जो आया कि भी मैं क्या ऐसा आया है कि अगर दिस कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से क्या किडनी ट्रांसप्लांट इस सिनेरियो में हो सकता है अगर जरूरत हो तो, क्योंकि एंड हाउ सेफ इज दैट एंड व्हाट डू यू सजेस्ट? Okay, so again very good and relevant question. So from my point of view, अगर ट्रांसप्लांट लाइफ सेविंग या इमरजेंसी नहीं है then strictly it should not be done. हमारे इंडियन नेफ्रोलॉजी सोसाइटी की और इंटरनेशनल नेफ्रोलॉजी सोसाइटी की क्लियर कट गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट के भी गाइडलाइंस है कि कोई भी इलेक्टिव सर्जरी इस वक्त करना नहीं चाहिए। इलेक्टिव सर्जरी का मतलब है नॉन इमरजेंसी सर्जरी, के पेशेंट स्टेबल है, वो 1 या 2 महीने पोस्टपोन कर सकते हैं, तो वो इस दौरान ट्रांसप्लांटेशन बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मेन रीजन दिस दैट एज आई टोल्ड यू के ट्रांसप्लांटेशन में हमको शरीर का रोग प्रतिकारक शक्ति कम करने की दवाइयां देनी पड़ती है, और ये वायरल के इन्फेक्शन के सीजन में ऐसे पेशेंट्स को वायरस कैच करना बहुत ज्यादा वो है कि वो हो सकता है। सेकेंडली पेशेंट का प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे, हॉस्पिटल एक्सपोजर्स, दूसरे मेंबर से एक्सपोजर्स रहेगा, मेडिकल टीम से एक्सपोजर रहेगा। सो मेरी एडवाइस है अगर लाइफ थ्रेटनिंग या इमरजेंसी नहीं है देन इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया दैट यू हैव टू पोस्टपोन योर ट्रांसप्लांट एटलीस्ट फॉर अ मंथ और सो टिल द सिचुएशन बिकम नॉर्मलाइज। या ओके, तो और ये डॉक्टर अभी और भी जरा लाइव क्वेश्चंस आए हैं, सो मिसेस रूपल मैं अभी जरा 2-3 पूछ लूं, ये लाइन बढ़ती जा रही है। तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन है कि मैं क्या टेस्ट करवा सकता हूं टू चेक इफ माय किडनी इज वर्किंग नॉर्मली? ओके, सो आई थिंक मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताया। किडनी का टेस्ट कराने के लिए बहुत ही इजी है, 2 ही टेस्ट करवाइए। एक यूरिन रूटीन, इट इज अ सिंपल टेस्ट अवेलेबल एवरीवेयर, और दूसरा सीरम क्रिएटिनिन। नॉर्मल इंसान के लिए इज ओके, बट जिनको डायबिटीज और हाइपरटेंशन है उसको हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि हर साल एक बार कम से कम किडनी चेकअप के लिए ये 2 टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि आई रिपीट इनिशियल स्टेज पे किडनी का कोई साइन सिम्टम्स नहीं होता, सिर्फ टेस्ट के जरिए से ही आपको पता चलेगा कि इनको किडनी डिसीज है कि नहीं। सो यूरिन रूटीन और क्रिएटिनिन ये 2 टेस्ट है जो सिंपल है, इजी है, चीप है, अवेलेबल है सब जगह। तो ये टेस्ट हर साल एक बार जरूर से करवाना चाहिए टू नो वेदर किडनी डिसीज है कि नहीं। ठीक। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि इनके मदर हैं अंजलि जी के, कि शी इज टेकिंग 7,08,000। ओके, बट नियर बाय आसपास जो मेडिकल स्टोर है उस पे वो है नहीं, एंड वो कह रहे हैं कि सेवकार ले लो। या तो इज दैट ओके? इट इज ओके। बेसिकली ये फॉस्फेट बाइंडर है, सेवेकर एंड सेवेलेक इज द सेम थिंग, खाली कंपनी अलग है, कंटेंट सेम है। सो डेफिनेटली यू कैन टेक। ओके, या ओके, सिर्फ ब्रांड अलग है, खाली ब्रांड अलग है, कंपनी सेम है। और अगला क्वेश्चन जो आया है कि जो ब्लड प्रेशर है जिन पेशेंट्स को, should this stays what should the patient do if blood pressure stays high? जब डायलिसिस स्टार्ट किया तो उनका ब्लड प्रेशर हाई है, तो क्या करना चाहिए पेशेंट को? ओके, सो व्हाट आई गेस के क्वेश्चन शायद ऐसा रहेगा कि डायलिसिस के दौरान बीपी बढ़ रहा है। तो काफी बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो पेशेंट डायलिसिस कराते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एक कॉमन रीजन ये है कि इन जनरल जब लोग को डायलिसिस कराने जाते हैं तो ब्लड प्रेशर का मेडिसिन लेके नहीं जाते, क्योंकि उनका पानी निकालना वहां पे डायलिसिस में होता है, तो ब्लड प्रेशर इनफैक्ट डाउन होने का चांस रहता है। बट जो पर्टिकुलर सबसेट ऑफ पेशेंट है जिन लोगों का ड्यूरिंग डायलिसिस ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उनको अपना बीपी का मेडिसिन लेके जाना है, दैट इज वन थिंग। दूसरा, सॉल्ट का इंटेक, नमक खाने के अंदर कम कर देना है, पानी का प्रमाण खाने के अंदर कम कर देना है। और ये सब के बावजूद भी ब्लड प्रेशर अगर बढ़ता है तो आपको आपके कंसर्न नेफ्रोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलकर ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चेंज या स्टेप अप करनी पड़ेगी। कौन सी आप मेडिसिन ले रहे हो, वो मेडिसिन पे कितना ब्लड प्रेशर रह रहा है, उसके अकॉर्डिंगली एडिशनल मेडिसिन या चेंज ऑफ मेडिसिन हैज टू बी डन। दैट इज द सॉल्यूशन। मिसेस रूपल, अगर आप अपने कुछ व्यूअर्स के पूछना चाहें तो हम जो लाइव कमेंट्स अभी आ रहे हैं, बट आपको भी जरा
आप पूछें, Yeah. फिर मैं एक दो सवाल और पूछूंगा। ठीक है। एक क्वेश्चन था Yes. फ्रॉम माय व्यूअर्स, कैन यंग किड्स आल्सो हैव किडनी फेलियर, और अगर हाँ तो रीजंस क्या होते हैं छोटे बच्चों में किडनी फेलियर के? सो ओके, यस, हाँ, यंग किड्स को किडनी फेलियर होता है और इट्स नॉट वेरी वेरी अनकॉमन, ये कॉमन भी है। अब रीजंस की बात करें तो 3-4 बहुत कॉमन रीजंस है। काफी बार पैदाइशी और कंजेनाइटल डिस्प्लास्टिक किडनी और नॉन फंक्शनल किडनी, ऐसा होता है कि बाय बर्थ उनको जेनेटिक कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज है जिनके कारण उनको किडनी फेलियर्स हो जाता है। दैट इज वन कॉमन रीजन। उसके सिवा कुछ रीजन है, वजाइको यूरेथ्रल रिफ्लक्स बोलते हैं, कि यूरिन पेशाब की नली में बैक मारता है। ये भी एक कॉमन रीजंस है छोटे बच्चों के अंदर, जिसके कारण काफी बार बच्चों को किडनी फेलियर हो जाता है। उसके सिवा पोशिया यूरेथ्रल बॉल अबनॉर्मेलिटी होती है डेवलपमेंटल, जिसके अंदर एक बॉल रह जाता है और पेशाब अटकता है, उसके कारण भी किडनी फेलियर हो जाता है। उसके सिवा क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, काफी बार किडनी के फिल्टर का कंजेनाइटल रोग होता है, तो जिसके कारण पेशाब में से प्रोटीन जाता है और धीरे धीरे किडनी फेलियर हो जाता है। तो ये सब कारण में बच्चों को किडनी फेलियर हो सकता है। ओके, अभी बच्चों की बात चलिए सर, तो एक क्वेश्चन और। Yes. ये क्वेश्चन मुझे एक बच्चों की वरीड मदर ने भी पूछा है, एंड 50 इयर्स ओल्ड लेडी ने भी पूछा है। क्वेश्चन इज सेम, Okay. के दोनों के बच्चे एंड दैट लेडी बाय बर्थ दे हैव ओनली वन किडनी। Okay. तो अभी दिस सिनारियो में, दिस कोरोना वायरस कोविड-19 में, उनको कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन फॉर देयर हेल्थ कुछ ले सकते हैं वो, और वो क्या हो सकता है? ओके, सो अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अगेन अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चंस। ये बहुत रूटीन है। काफी बार हमारे पास ऐसा होता है कि 60 इयर्स पे किसी को पेट में दर्द होता है, सोनोग्राफी कराते हैं, दौड़ते दौड़ते आते हैं, डॉक्टर साहब सोनोग्राफी में एक ही किडनी दिखी है। सो अगेन मैं ये सब व्यूअर्स को कहना चाहूंगा कि बाय बर्थ एक किडनी होती है, सो इट्स एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग टू वरी। गॉड हैज गिवन अस कैपेसिटी, कुदरत ने हमको एक ऐसी कैपेसिटी दी है कि एक किडनी भी होती है तो वो आदमी नॉर्मल लाइफ पूरी जिंदगी जी सकता है। सिमिलरली जब ट्रांसप्लांट होते हैं तो जो डोनर होता है उसको एक ही किडनी रह जाती है, बट डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो नथिंग टू वरी। अगर एक किडनी है, बच्चे को है या माँ को भी है बाय बर्थ कुदरती, तो उसको कुछ भी कोई इशू नहीं है। बस उसको भी एडवाइस ये रहेगी कि जिस प्रकार से मैंने बोला, साल में एक बार ब्लड प्रेशर चेकअप और यूरिन रूटीन, क्योंकि कभी कभी ऐसे लोगों को यूरिन में से प्रोटीन जाने का चांस रहता है और बीपी आने का चांस रहता है, तो वो एक चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंडली प्रिकॉशन की बात की जाए तो सेम प्रिकॉशन, अलग प्रिकॉशन सेट नहीं है। कोविड-19 में बाहर कम निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड हाइजीन रखिए, खाना पीना हेल्दी रखिए, तो आई थिंक इट्स द सेम सेट ऑफ प्रिकॉशन। कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन उन लोगों के लिए नहीं है। दे हैव टू कंसीडर देमसेल्फ जस्ट एज अ एब्सोल्युटली नॉर्मल पीपल। ओके, और डॉक्टर सिद्धार्थ, ये एक और लाइव क्वेश्चन आया है कि हाउ, जो हम कैसे प्रिवेंट करें अपने आप को फ्रॉम गेटिंग हाइपरटेंशन। ओके, सो ब्लड प्रेशर ना आए उसके लिए क्या करना है? सो अगेन मैं बोलूंगा कि ब्लड प्रेशर टोटली ना आए उसके लिए हम एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली ब्लड प्रेशर को कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स है। एक मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि डाइट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, और वन ऑफ द मेन कल्प्रिट इज सॉल्ट, नमक। तो एक नॉर्मल एडवाइस ये रहेगी कि जो लोगों को फैमिलियल है, मम्मी पापा को ब्लड प्रेशर है और आपको आगे ब्लड प्रेशर आ सकता है, ऐसी शक्यता है, तो आपको आपकी डाइट में नमक एक्सेसिव नहीं रहना है या लो सॉल्ट डाइट रखनी है। दैट इज वन थिंग। उसके सिवा सेकंड फैक्टर जो अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज वेट। तो ओबेसिटी होती है, अगर जो लोग ओवरवेट होता है उनको ब्लड प्रेशर आने की संभावना कंपेरेटिवली ज्यादा रहती है। सो ट्राई टू हैव अ गुड वेट। उसके सिवा अगेन एक फैक्टर है रिवर्सिबल जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज स्मोकिंग एंड अल्कोहल। जो लोग धूम्रपान करते हैं उन लोगों को ब्लड प्रेशर आने की शक्यता ज्यादा रहती है। ये सब के बावजूद भी फैमिलियर मेजोरिटी मतलब 90% लोगों में इडियोपैथिक हाइपरटेंशन होता है, मतलब उसका कोई कारण नहीं होता है।
10% लोगों में हाइपरटेंशन ट्रीटेबल या रिवर्सिबल होता है, जिनको कभी कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, किडनी की नस ब्लॉकेज होती है, तो उन लोगों में वो आइडेंटिफाई करके ब्लड प्रेशर को क्योर किया जा सकता है। बाकी लोगों में हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देके उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। ठीक। तो एक और क्वेश्चन आया है डॉक्टर, ये कैन लिम्फोमा पेशेंट डिले सेकंड कीमो? Can't get you? Yes. ये लिम्फोमा का क्वेश्चन आया है। हाँ। So I don't know if So, we were okay. so can a lymphoma patient delay their second chemo during again by COVID का Yeah. coronavirus के? Basically, lymphoma is a sort of blood cancer. It's not directly related to kidney. And again, के लिम्फोमा की कीमो पोस्टपोन करे और लिम्फोमा का साइड इफेक्ट कितना है और कीमो देके इम्यूनोसप्रेस होके आपको इन्फेक्शन लगे उसका चांस कितना है, दिस कैन बी बेस्ट डिसाइडेड बाय योर ऑन्कोलॉजिस्ट डिपेंडिंग ऑन योर कंडीशन। आपका ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर आपके शरीर में लिम्फोमा का प्रभाव कितना ज्यादा है और कीमो डिले करना एडवाइसेबल है कि नहीं, आपको वो ही बता सकता है, डिपेंड पेशेंट्स कंडीशंस पे। जनरलाइज इसका हम नहीं बोल सकते कि डिले कीजिए। ठीक। एंड डॉक्टर सिद्धार्थ, एक दो क्वेश्चंस और हैं, अभी काफी आ रहे हैं। तो क्या ये प्रिकॉशंस लें डायलिसिस पेशेंट्स सो दैट कि उनका जो डायलिसिस है स्मूथली इफेक्टिवली रन करे? सो अगेन डायलिसिस वाले पेशेंट को जो प्रिकॉशन लेनी है वो हमने कुछ टाइम पहले बात किया, मैं जस्ट फास्ट रिपीट करूंगा कि एक तो हैंड हाइजीन, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोगों की रोग प्रतिकारक शक्ति कम है। ये लोगों को हॉस्पिटल में हर हफ्ते मिनिमम 2 बार या 3 बार आना जाना रहेगा। हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सैनिटाइजर जिसमें 70% से ज्यादा अल्कोहल और पॉकेट सैनिटाइजर उनके पास जरूर होना चाहिए। एंड दे हैव टू फ्रीक्वेंटली क्लीन देयर हैंड। आपको कोई भी सरफेस पे हैंड टच होता है जो बाहर का सरफेस है हॉस्पिटल का उसका, तो आफ्टर दैट यू हैव टू क्लीन योर हैंड। सेकंड मैंने बताया मास्क लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी पेशेंट को कंपलसरी हॉस्पिटल जाते वक्त डायलिसिस कराते वक्त मास्क पहन के रखना है और नॉट ओनली पेशेंट, अटेंडेंट को भी मास्क पहन के रखना है। तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना लोगों से कम मिलोगे उतना चांसेस है कि आपको इन्फेक्शन कम लगेगा। जितना आप ज्यादा आउटिंग करोगे, ज्यादा पब्लिक के एक्सपोजर में, उतना चांसेस ज्यादा है कि किसी ना किसी से आपको ये चीज कैच हो सकती है। चौथी चीज फॉर्मेट्स की बात की, फॉर एग्जांपल वॉच है, स्पेक्स है, पेन है, वॉलेट है, ये जितना हो सके फॉर्मेट्स आपको कम यूज करनी है। अगर आप बाहर जाना पड़ रहा है, डायलिसिस कराने आप आते हैं, तो आपको सब फॉर्मेट्स क्लीन करनी है। तीसरी चीज, आपको आपके खुद के सिम्टम्स मॉनिटर करने हैं। सपोज आपको सिक फील होता है, सर्दी होती है, खांस होती है या गले में दर्द होता है, बुखार आता है, देन इमीडिएटली आपको आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। दिस आर द जनरल प्रिकॉशंस दैट ऑल डायलिसिस पेशेंट नीड टू टेक केयर ये एपिसोड के अंदर। अगला रिलेटेड क्वेश्चन ही है समवट, बट उन्होंने पूछा कि क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लिए जाएं फॉर जो इंसान ने डोनेट करी है किडनी एंड अब एक किडनी रह गई है, बट कोई ऐसे डायबिटीज नहीं है, कोई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो कुछ इसका एक्स्ट्रा? सो अगेन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के किडनी डोनर सिंगल फंक्शनिंग किडनी होता है, ही इज कंसिडर्ड टू बी एब्सोल्युटली हेल्दी पर्सन। उसको कोई भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन नहीं लेनी है। जो प्रिकॉशन हम लोगों ऑलरेडी अभी बात की है, सेम प्रिकॉशन उसके ऊपर भी अप्लाई होगी। ठीक है। तो और ये आ रहे हैं कि व्हाट आर द टॉप 5 थिंग्स कि भी किडनी को अपने बेस्ट हेल्थ में रखें फॉर पीपल इन एज ग्रुप ऑफ 40s? ओके, एंड अगला क्वेश्चन भी मैं साथ ही पूछ लेता हूँ। तो नेक्स्ट एक तो हेल्थ के लिए है एंड नेक्स्ट की भी क्या रिकमेंडेशंस हैं आपकी फॉर डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट? ओके, सो हम अपने पहले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल टिप्स टू कीप योर किडनी हेल्दी। जो भी 40 या 40 प्लस या 45 हो रही है कि उनको किडनी डिसीज ना हो, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा एज आई हैव टोल्ड कि किडनी डिसीज होने का मेन कारण है डायबिटीज एंड ब्लड प्रेशर। आज के टाइम में इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स है, 100 किडनी के पेशेंट्स होते हैं तो अबाउट 40 to 50% आर ड्यू टू डायबिटीज। सो मेन प्रिकॉशन ये है कि 40, 45 या 50 जिन लोगों को डायबिटीज है, उन लोगों को अपना डायबिटीज एकदम अच्छे से कंट्रोल में रखना है। सो वो पैरामीटर के अच्छे से कंट्रोल में रखना, HbA1c इट शुड बी लेस देन। HbA1c नाम का टेस्ट होता है जो कि 7 या 7 के अंदर
रहना चाहिए, और ये टेस्ट डायबिटीज वाले को हर 3 महीने में करवाना चाहिए. दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सेकेंड पॉइंट इज ब्लड प्रेशर. अभी हमने ब्लड प्रेशर की बात की. डायबिटीज के साथ साथ ब्लड प्रेशर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिनके कारण बहुत लोगों को किडनी डिसीज डेवलप होती है. और इडियोपैथिक ब्लड प्रेशर मोस्टली 45, 50, 55 के पास डेवलप होता है. तो काफी बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक पे, हम देखते हैं बीपी मापते हैं, पेशेंट का बीपी 160, 80 है, बोलते हैं कि मेरा बीपी तो सालों से इतना है. तो ये एक अवेयरनेस की जरूरत है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा तो उनको किडनी डिसीज होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा. सो गुड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट. और व्हाट इज द डेफिनेशन गुड कंट्रोल? के 140/80 से कम होना चाहिए. ब्लड प्रेशर की मेडिसिन रेगुलर लेनी चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर एकदम अच्छे से कंट्रोल हो. थर्ड रिलेटेड पॉइंट इज दैट जो लोगों को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है वट एवर एज 40 और अबव, उन लोगों को साल में एक बार किडनी का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए. किडनी का टेस्ट कौन सा, वो हमने ऑलरेडी बात की, यूरिन रूटीन और क्रेटिनिन, क्योंकि विदाउट टेस्ट अर्ली स्टेज में आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता. तो हर साल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वालों को ये टेस्ट जरूर करवाना है. उसके सिवा एब्सोल्युटली नॉर्मल पर्सन है, उसके अंदर वाटर इनटेक इंपॉर्टेंट है. एक दिन के अंदर हेल्थी आदमी को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. इससे उसको स्टोन होने का चांसेस कम रहेगा, यूरिन में इंफेक्शन होने का चांसेस कम रहेगा. उसके सिवा वेट गेन, वेट हमको मेंटेन रखना है. एक्सरसाइज हर हफ्ते एटलीस्ट 5 डेज 45 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए. उसके सिवा अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, हमने पेन किलर की बात की थी. डॉक्टर की सलाह के विरुद्ध लंबे समय तक पेन किलर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि पेन किलर से भी काफी बार काफी किडनी के चांसेस डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. सो आई थिंक दीस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टिप्स विच हम सबको पता होना चाहिए, जिसके हम किडनी बिगड़ने से हम बचा सकते हैं. I think you have asked a second question. Thank you. Dialysis and transplant. हाँ, की recommendation, what is the recommended dialysis? Yeah, so basically कोई भी पेशेंट का किडनी कोई भी कारण से परमानेंट डैमेज हो जाती है, इन केस, देन इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ. परमानेंट डैमेज हो जाएगी किडनी तो उसके पास 3 ऑप्शंस है. वन इज डायलिसिस, जिसमें 2 टाइप्स होते हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियन डायलिसिस, एंड सेकंड इज रेनल ट्रांसप्लांट. आउट ऑफ दिस रेनल ट्रांसप्लांट इज द बेस्ट. अगर नया किडनी डलवाते हैं, रेनल ट्रांसप्लांट घर में से कोई भी फैमिली मेंबर आगे बढ़ता है, उनको देना चाहता है, तो रेनल ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट ऑलमोस्ट काफी हद तक नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकता है. जिन लोगों के पास डोनर नहीं है, ट्रांसप्लांट का ऑप्शंस नहीं है, तो उन लोगों को हेमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस में से सिलेक्ट करना है. एंड रिकमेंडेशन टू स्टार्ट डायलिसिस इज डिपेंड्स ऑन द पेशेंट्स कंडीशंस, पेशेंट्स रिपोर्ट. ऑन एन एवरेज 6 क्रिएटिनिन, 7 क्रिएटिनिन, 8 क्रिएटिनिन तक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस चल सकता है. उसके बाद मेजोरिटी ऑफ लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है. दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पेशेंट सिम्टम्स. पेशेंट्स को यूरेमिक सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो डायलिसिस की जरूरत अर्ली भी पड़ सकती है. सो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स कंडीशंस कि डायलिसिस कब चालू करना है. थैंक यू. मिसेस रूपल, अगर आप अपने कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन पूछना चाहें या गो अहेड. अभी एक क्वेश्चन ये है डॉक्टर, इज किडनी ट्रांसप्लांट इज अ कॉस्टली प्रोसीजर लाइक नॉर्मल लोगों को हमको जानना होता है लाइक नॉन नॉर्मल. सो कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांट, सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसप्लांट डिपेंड्स कि आप कौन सी सिटी और कौन से हॉस्पिटल में करवा रहे हैं. अगर हम गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद IKDRC किडनी इंस्टीट्यूट है, दैट इज वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट हॉस्पिटल, और ऑन एन एवरेज 4 to 5 लाख में ट्रांसप्लांट हो जाता है. अगर हम प्राइवेट सेटअप की बात करें तो ऑन एन एवरेज 6 to 7 lakhs में ट्रांसप्लांट हो जाता है. बट डिपेंड्स एग्जैक्ट फिगर डिपेंडिंग के कौन सा सिटी, कौन से डॉक्टर और कौन से हॉस्पिटल में हमको ये करवाना है. बट दिस आर द एवरेज फिगर. ओके, थैंक यू. और उसके अंदर जस्ट वन थिंग आई विल लाइक टू ऐड कि अभी सरकार की बहुत सारी योजनाएं, स्कीम्स आ रही है. इसी तरीके से अगर कोई पेशेंट स्कूल हेल्थ का बच्चा है, ESIC है, तो उसके अंदर सरकार मदद करके ये कॉस्ट और कम हो सकती है. और डॉक्टर सिद्धार्थ, ये एक और लाइव क्वेश्चन आया है कि
क्या स्पेशल प्रिकॉशंस ली जाएं? ये तो चलो अच्छा दोबारा आ गया, ये तो पूछ लिया। ओके, एक और आया कि फ्रेंड के बिहाफ पे पूछ रहे हैं ये यस, कि हर वन किडनी इज वर्किंग, इट्स बिन एंड शी इज एट द एज ऑफ 50, क्या प्रिकॉशंस ली जाएं? आई गेस आप ये सेम ही आंसर है इसका या कि सॉल्ट एंड हाँ, इट इज सेम। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली वन किडनी इज वर्किंग? जैसे एक सोनोग्राफी किया, एक साइड का किडनी नहीं है और एक साइड का किडनी वर्किंग है, बट इफ इट इज परफेक्टली वर्किंग देन पेशेंट इज द नॉर्मल, ही इज नॉट अ पेशेंट। वो एक नॉर्मल आदमी है, उसको वही प्रिकॉशन लेनी है जो हमने अभी डिस्कस किया, जो एक नॉर्मल आदमी को लेनी है। ठीक। Yes. और सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि बॉय है, 30 साल का लड़का है और उसका क्रिएटिनिन इज 1, ओके, क्या ये कंसिडर्ड नॉर्मल है? या अगेन, सो क्रिएटिनिन 1 इज एसेंशियली नॉर्मल, बट इसमें दो चीजें मैं बताना चाहूंगा। एक तो लैब वैल्यू, कौन से मेथड से क्रिएटिनिन किया है। मेजोरिटी लैब में 0.6 टू 1.2 नॉर्मल रेंज होती है, डिपेंडिंग बच्चे का वेट कितना है, क्योंकि क्रिएटिनिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जीएफआर। अगेन वो थोड़ी मेडिकल चीज हो जाती है जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं, और सिर्फ क्रिएटिनिन से नहीं, वो बच्चे का वेट, मसल मास, उसकी एज, उससे हम कैलकुलेट करते हैं और डिपेंडिंग ऑन दैट वी टेल कि ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। बट हाँ, 1 एसेंशियली हम उसको नॉर्मल कंसीडर करके चल सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास में पूछना चाहें तो हाँ। यस, Question ये है डॉक्टर जी, यस, is there any direct relation between color of the urine और kidney health? कि अगर डार्क कलर यूरिन होगा तो किडनी इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, और इज देयर एनीथिंग सच? ओके। सो कलर ऑफ द यूरिन वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे ज्यादा मेन फैक्टर है हाइड्रेशन। अपने शरीर में पानी का स्टेटस क्या है। हम ये रूटीनली देखते होंगे कि गर्मी के सीजन में अगर पानी कम पिया है या फिर पर्सपिरेशन, पसीना ज्यादा आया है, तो कलर ऑफ द यूरिन डार्क हो जाता है। उसी तरीके से ठंडी के सीजन में अगर हम एसी में ज्यादा रह रहे हैं, पर्सपिरेशन नहीं हो रहा है, पानी ज्यादा पी रहे हैं, तो कलर एकदम लाइट हो जाता है। दैट इज वन थिंग। उसके सिवा कलर ऑफ द यूरिन डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स वी ईट। अगर सपोज आपने बीट रूट खाया है तो उससे भी आपका यूरिन ऑफ द कलर चेंज हो सकता है। सर्टन ड्रग्स, काफी बार कुछ लोग जो टीबी की दवाई खाते हैं या कुछ ऐसे कलरिंग मटेरियल वाली ड्रग खाते हैं, तो उससे कलर ऑफ द यूरिन भी चेंज हो जाता है। उसके सिवा एक दो कंडीशन ऐसे है, सपोज किसी ने बहुत हैवी एक्सरसाइज की और उसको कोला कलर यूरिन का आ रहा है, तो हमको सस्पेक्ट करना है कि उसको मसल इंजरी है कि नहीं। काफी बार यूरिन में ब्लड जाता है तो रेडिश कलर यूरिन आ रहा है, तो ये चीजों के अंदर डेफिनेटली डॉक्टर का अटेंशन सीख करना चाहिए कि ये नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है। सो कलर ऑफ द यूरिन अगर अबनॉर्मल लगता है तो बेस्ट रिकमेंडेशन इज दैट यूरिन रूटीन नाम का टेस्ट करा लेना चाहिए, और हमने कितना पानी पिया है, क्या खाया है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर, ड्रग्स, कलरिंग एजेंट, बीमारी, ये सब चीजों से कलर ऑफ द यूरिन इन्फ्लुएंस हो सकता है। ओके। और एक सवाल ये है डॉक्टर सर, इज इट पॉसिबल दैट बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर, क्या हम अपनी किडनी हेल्दी रख सकते हैं? कि ज्यादा पानी पिए तो ज्यादा हेल्दी होगी किडनी? Okay, so again it's a common thing. See, drinking more water, there is not a definition. More की कोई definition नहीं होती है, but जैसा मैंने आपको बताया कि on an average नॉर्मल आदमी जो होता है वो को एस्टिमेटेड 2 से 3 लीटर पानी मिनिमम एक दिन में रिकमेंडेड रहता है। तो उससे पेशेंट को स्टोन होने का, यूरिन में इंफेक्शन होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहता है। बट इट इज नॉट लाइक दैट कि वो एक्सटेंड करके बहुत ज्यादा पानी पिएगा तो किडनी बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगी, ऐसा नहीं है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जिन लोगों को ऑलरेडी किडनी का डिसीज है, वो लोगों को शरीर में पानी बाहर निकालने की कैपेसिटी किडनी की कम हो जाती है। उन केस में इट्स ऑपोजिट, पानी कम पीना है, पानी का हमको रेस्ट्रिक्शन रखना है। उसी तरीके से काफी लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता है, हार्ट का पंपिंग कम होती है, सांस चढ़ता है, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा पानी हम नहीं दे सकते, पानी का रिकमेंडेशन कम रखना है। पर ऑन एन एवरेज एब्सोल्युटली हेल्दी अगर आदमी है तो वो 3 लीटर पानी पी रहा है ऑन एन एवरेज, तो इट्स सफिशिएंट। तो उसमें बहुत ज्यादा उसको एक्स्ट्रा पानी पीने से एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके। और ये पानी की बात चल रही है तो एक और क्वेश्चन ये था डॉक्टर जी कि एनी डिटॉक्स ड्रिंक जो आप कुछ सजेस्ट करो फॉर किडनी, एनी डिटॉक्स वाटर? नो, बिल्कुल भी नहीं।
किडनी के लिए कोई एक्स्ट्रा डिटॉक्स वगैरह का वाटर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लेना। हाँ, एक छोटा सा रिलेवेंट चीज है कि काफी बार फीमेल्स को यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है या काफी बार स्टोन फॉर्मेशन का चांसेस रहता है, तो वो लोगों को थोड़ा अल्कलाइन अगर यूरिन हो तो ज्यादा अच्छा है, तो वो लोगों को नींबू पानी और फ्रूट जूसेस वगैरह लेना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा वो अल्कलाइन यूरिन हो जाएगा। अदरवाइज कोई स्पेशलाइज मार्केटेड या डिटॉक्स ड्रिंक बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और इज सॉल्ट कंजप्शन बैड फॉर किडनी? कितना सॉल्ट कंजप्शन बाय अवॉइडिंग, कैन आई रिवर्स? अगर सॉल्ट कंजम्पशन कम कर दिया या अवॉइड किया तो क्या किडनी डैमेज जो ऑलरेडी हो चुका है वो कैन बी इट बी रिवर्सिबल? ओके, सो अगेन सॉल्ट के बारे में कुछ चीजें हमने पहले बात की है। अब इसमें दो एस्पेक्ट है, एक नॉर्मल पर्सन और एक नॉट हेल्दी पर्सन। तो जो नॉर्मल पर्सन है, इफ ही टेक सॉल्ट तो यूजुअली किडनीज आर हेल्दी, वो सॉल्ट एक्सक्रीट कर सकेगी। बट जो लोगों को ब्लड प्रेशर है या ब्लड प्रेशर आने की टेंडेंसी है, देन डेफिनेटली हैवी सॉल्ट इज गोइंग टू प्रोड्यूस बैड इफेक्ट। सॉल्ट ज्यादा लेने से उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, उनको सूजन भी आएगा और उनको किडनी डैमेज भी ज्यादा होने का चांस रहेगा। तो सॉल्ट एज सच कम ही खाना चाहिए। अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन है रिवर्सिबिलिटी ऑफ किडनी डिसीज। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ किडनी डिसीज। एक हो अक्यूट रेनल फेलियर। अक्यूट रेनल फेलियर किन लोगों को होता है? जिन लोगों को सपोज फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन हो गया, डायरिया, वॉमिटिंग हो गया, शरीर में पानी कम हो गया, तो उनको किडनी डिसीज रिवर्स हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, यूरिन में इंफेक्शन हुआ, तो ऐसे केसेस में टेम्परेरी किडनी डैमेज होती है, तो इसके अंदर किडनी रिपेयर या रिवर्स हो जाती है। दूसरा होता है क्रोनिक रेनल फेलियर। अभी तक हमने जो भी बात किया, शुगर, बीपी, डायलिसिस, ये सब क्रोनिक रेनल फेलियर, तो उस स्टेज में किडनी रिवर्स कभी भी नहीं हो सकती। ना ही ऐसा है कि सॉल्ट बंद करने या सॉल्ट कम करने से किडनी रिपेयर हो जाएगी, बट इतना बेनिफिट जरूर मिलेगा कि सॉल्ट बंद या सॉल्ट कम करने से उनका बीपी कंट्रोल रहेगा, तो किडनी आगे डैमेज होना अटक सकती है या आगे डैमेज होने की स्पीड उसकी स्लो हो सकती है। सिमिलरली उसको सूजन कम आएगा, सांस कम चढ़ेगा, बीपी कंट्रोल रहेगा, तो वो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। बट जो बिगड़ी हुई किडनी है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी, ऐसा हम नहीं बोल सकते। दैट इज अ परमानेंट डैमेज। एंड डॉक्टर सिद्धार्थ, ये एक तो और कमेंट्स आए हुए हैं, तो क्वेश्चन इज कि भी एक किडनी होगी तो प्रेगनेंसी में कोई तकलीफ? आई डोंट नो अगर इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होती है कि? ओके, सो यूजुअली एक किडनी में प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन एज सच नहीं होती, बिकॉज एज वी हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स के एक किडनी वाला पेशेंट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल पेशेंट। बट स्टिल अगर हमको नोन है कि पेशेंट को एक किडनी है और आगे कंसेप्शन का प्लान है, तो एक यूरिन रूटीन का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि वंस इन अ व्हाइल ऐसे लोगों को प्रोटीन यूरिन से निकल सकता है। अगर प्रोटीन निकल रहा है तो प्रेगनेंसी से पहले यू हैव टू मीट नेफ्रोलॉजिस्ट। हमको एक पूरा थरो चेकअप करना पड़ेगा कि निकल रहा है तो कितना निकल रहा है, बीपी कितना है और प्रेगनेंसी रिकमेंडेड है कि नहीं। अगर एक किडनी है, बीपी नॉर्मल है, यूरिन में से प्रोटीन नहीं निकल रहा, क्रिएटिन नॉर्मल है, तो यूजुअली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। पेशेंट कैन वेरी वेल कंसीव। There is one question from my side. It's one of my friend, एक सहेली थी मेरी जो हम जिम जाते थे साथ में, एंड जस्ट बिकॉज जो जिम ट्रेनर थे हमारे वो शायद वेट थोड़ा ज्यादा हो जाता था, तो हमको डांट पड़ती थी कि कल क्या खाया क्या किया। तो शी यूज्ड टू टेक अ टैबलेट नेम्ड लेसिक्स। ओके, तो like how do you suggest, is it okay to take it or no? तो लेसिक्स लेती थी तो उनका वेट कम आता था। सो यस, तो अभी व्हाट इज बेसिकली लेसिक्स? लेसिक्स शरीर में से पानी सुखाने की दवाई है। हम लोग लेसिक्स या फिर उसके आगे उसका लेसिक्स ट्रेड नेम है, उसका कंपाउंड को फ्यूरोसामाइड बोलते हैं। उसी तरीके से टोर्सेमाइड, ये दवाइयों से क्या है, जो जैसा मैंने बात किया कि किडनी जब बिगड़ती है तो ऐसे लोगों को शरीर में वाटर रिटेंशन होता है, पानी नहीं निकल सकता, तो लेसिक्स टैबलेट से या फ्यूरोसामाइड टैबलेट से हम उनके शरीर में से पानी ड्रेन करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल आदमी है, वो लेसिक्स ले रहा है, तो क्या होगा, उसके शरीर में से पानी निकलेगा, थोड़ा डिहाइड्रेशन होगा, तो 400, 250, 400, 500 ग्राम उसका वेट थोड़ा सा कम हो ही जाएगा। बट ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड
नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म में अननेसेसरी लेसिक्स लेने से डिहाइड्रेशन होकर किडनी इंजरी हो सकती है। आप ऑलरेडी लेसिक्स लेके इंट्रावास आपका वॉल्यूम कम है, पानी कम है, आप जिम जा रहे हैं, पसीना आएगा और पानी कम होगा, सो दिस कैन इनफैक्ट गिव राइज टू किडनी डिसीज। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि बिल्कुल भी ये कोई भी टैबलेट विदाउट मेडिकल इंडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। इसी तरीके से पेन किलर्स भी नहीं लेना चाहिए। और डॉक्टर सिद्धार्थ ये क्वेश्चन आया कि हाउ मच चांस डज IgA nephropath goes to my child? ओके, सो बेसिकली IgA नेफ्रोपैथी, अगेन जैसा मैंने आपको बताया था कि बच्चों के अंदर भी डिसऑर्डर होता है, जो किडनी का फिल्टर का रोग होता है, वो उस टाइप के सा किडनी का फिल्टर का रोग है। मेडिकल भाषा में इसको ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो अगर फादर को IgA नेफ्रोपैथी है तो बच्चे को होगा, ऐसा चांस कम है। वंस इन अ वाइल फैमिलियर में होती है, परसेंटेज वाइज पूछेंगे तो इट्स 5% और इवन लेस देन 5%। बट स्टिल अगर फैमिली में है तो बच्चे को आपको यूरिन रूटीन का टेस्ट करवा लेना है, जिससे पता चलेगा कि उसको आरबीसीज, खून और प्रोटीन जा रहा कि नहीं जा रहा, जिससे पता चलेगा कि उसको IgA नेफ्रोपैथी होने का चांस है कि नहीं। बट ऑन एन एवरेज चांसेस कम है। ऐसा नहीं है कि फादर को या तो बच्चे को होगा। ठीक। और ये सर कैसे पता चलता है, हाउ डू वी नो व्हाट स्टेज इज आवर किडनी फेलियर? ओके, सो बेसिकली किडनी फेलियर के 5 स्टेजेस होते हैं। अगर आपको, मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले GFR की बात की थी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का, जो क्रेटिनिन से, एज से और मसल मास से कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल आदमी का GFR मोर देन 90 होता है, और जैसे GFR कम होता है 90 to 60 में स्टेज 4 होता है, 60 to 30 में स्टेज 3 होता है, 30 to 15 में स्टेज 4 होता है, और लेस देन 15 में स्टेज 5 होता है। स्टेज 5 वो स्टेज है जिसके अंदर पेशेंट को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से 5 स्टेज होते हैं किडनी फेलियर को। वो हम रिपोर्ट्स के हिसाब से कैलकुलेट करके पता करते हैं कि कौन सा स्टेज में किडनी फेलियर है। स्टेज 1, 2 अच्छे स्टेज होते हैं, और जैसे जैसे एडवांस होता है स्टेज बढ़ता है, और स्टेज 5 स्टेज के अंदर पेशेंट को रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको हम डायलिसिस या ट्रांसप्लांट, दो में से एक चीज की जरूरत पड़ती है। Go ahead, Mrs. रूपल, आप कुछ पूछने लगे थे? हाँ, मैं पूछ रही थी, हाउ लॉन्ग इज दिस, अगर कोई किसी प्रोसीडेबल है, इज इट डन होम, कैन इट बी डन एट होम? सॉरी मैडम, आवाज डिस्टर्ब, यू हैव टू रिपीट द क्वेश्चन। Okay, my question is, how long is the dialysis procedure, or can it be done at home? Okay, so basically to answer this एकदम सिंपल वे में मैं आपको बताएंगे तो डायलिसिस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हीमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस की हम बात करें तो ये जो हॉस्पिटल में जाना रहता है हर हफ्ते 2 से 3 बार, वो पे हीमोडायलिसिस होता है। जो हमने फिशुला की बात की वो हीमोडायलिसिस के लिए होता है। ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज 4 आवर्स होता है। हेमोडायलिसिस का ड्यूरेशन 4 घंटे लगते हैं हेमोडायलिसिस के लिए। वो हॉस्पिटल होता है या स्टैंड अलोन डायलिसिस यूनिट, डायलिसिस सेंटर होते हैं, उसमें जाके किए जाते हैं। अब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट होम डायलिसिस, देन दैट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। वो भी एक प्रकार का डायलिसिस है, बट अलग है। अलग किस प्रकार के है कि उसमें एक स्पेशल नली होती है जो पेट में, एब्डोमेन में इंसर्ट की जाती है, और दे आर स्पेशल वाटर बैग्स, 5 लीटर्स के बैग्स होते हैं। वो वाटर बैग में से वाटर वो नली के थ्रू पेट में जाता है, 3-4 घंटे रहता है, और फिर वही सेम नली के थ्रू इम्प्योरिटी ड्रेन्स करता है। इसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। ये प्रोसीजर घर पे किया जा सकता है, पेशेंट खुद कर सकते हैं या पेशेंट के रिलेटिव से प्रोसीजर घर पे कर सकते हैं। जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकते बार बार, हफ्ते में 2 बार, या जिनके नजदीक में हॉस्पिटल नहीं है, या जिनका हेमोडायलिसिस में बीपी फॉल होता है, या जिनके पास फिशुला नहीं है डायलिसिस करने के लिए, उनके लिए ये पेरिटोनियल डायलिसिस यूजुअली रिकमेंडेड होता है। या फिर जिनको कार्डियक इशू है उनके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, जो कि घर पे किया जा सकता है। इन दोनों में एक और डिफरेंस है कॉस्ट का। पेरिटोनियल डायलिसिस थोड़ा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि उसके अंदर जो वाटर बैग्स होते हैं उसका थोड़ा कॉस्ट ज्यादा रहता है। हीमोडायलिसिस कॉस्ट थोड़ा कम होता है, बट डेफिनेटली
पेरिटोनियल डायलिसिस भी बहुत अच्छी, इट्स अ गुड मोडेलिटी, और जो लोग करते हैं वो सालों साल उनको अच्छे से घर पे रिजल्ट्स अच्छा रहता है. दैट कैन बी डन एट होम, पेरिटोनियल डायलिसिस. ठीक. और डॉक्टर सिद्धार्थ, ये एक क्वेश्चन आया कि अगर आप कुछ बता सकें व्हाट इज डिटेल्स अबाउट ARF, और उन्होंने ये भी पूछा है कि अबाउट प्लाज्मा फेरेसिस. ओके, सो ARF स्टैंड फॉर अक्यूट रेनल फेलियर. जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के रेनल फेलियर होते हैं. एक होता है अक्यूट रेनल फेलियर जिसको हम अक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, और एक होता है CKD जिसको हम क्रोनिक किडनी डिसीज बोलते हैं. ARF या AKI एक ही चीज है. उसके होने के कारण जैसा हमने डिस्कस किया कि किसी को डिहाइड्रेशन हुआ, किसी को इन्फेक्शन हुआ, किसी को स्टोन हुआ, किसी को कोई भी इन्फेक्शन लाइक मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस हुआ, तो उसमें टेम्पररी किडनी बिगड़ जाती है. इसको हम ARF बोलते हैं, और ये चीज रिवर्सिबल है. अंडरलाइन कंडीशन का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये किडनी कंप्लीटली नॉर्मल हो जाती है और पेशेंट दोबारा हेल्दी लाइफ जी सकता है. दूसरा जो है CKD, जो हमने जितनी भी बात की, प्रिकॉशंस, डायलिसिस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, वो CKD के कंटेक्स्ट में बात की, वो परमानेंट फेलियर है. वो चीज दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता है. दैट इज रिगार्डिंग ARF एंड CKD. सेकंड पार्ट जो प्लाज्मा फेरेसिस, अगेन प्लाज्मा फेरेसिस एक प्रोसीजर है जिसको हम स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर, काफी कंडीशंस होती है जिस शरीर के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है जो हमको निकालनी होती है, तो उसके अंदर हम एक स्पेशल फिल्टर रहता है प्लाज्मा फिल्टर, उसमें ब्लड प्यूरिफिकेशन करते हैं. शरीर का, पेशेंट का खुद का प्लाज्मा वो फिल्टर से हम बाहर निकालते हैं और बाहर से उनको नया प्लाज्मा हम इन्फ्यूज करते हैं. वो प्रोसीजर को हम प्लाज्मा फेरेसिस कहते हैं. काफी डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे GBS होता है, मायस्थेनिया ग्रेविस होता है, वास्कुलाइटिस होता है. दे आर सर्टेन मेडिकल डिसऑर्डर्स जिसके अंदर प्लाज्मा फेरेसिस किए जाता है. वो डायलिसिस से अलग प्रोसीजर है. उसका स्पेशल फिल्टर आता है, बैड प्लाज्मा पेशेंट की बॉडी से बाहर निकालते हैं और फ्रेश गुड प्लाज्मा फ्रॉम आउटसाइड हम पेशेंट को चढ़ाते हैं. दैट इज प्लाज्मा फेरेसिस. ठीक. एक सवाल बड़ी दुखी पेशेंट से आया है डॉक्टर, एंड वो कह रहे हैं कि ही इज ऑन डायलिसिस एंड ही हैज नोटिस सम नेल डिस्कलरेशन एंड हेयर लॉस एंड ही इज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड because of this lockdown also. What should I do, doctor? Okay, so again it's like a very practical and good question. So इसके दो पार्ट्स रहेंगे मैडम. वन इज रिगार्डिंग द हेयर फॉल एंड डिस्कलरेशन ऑफ द नेल. तो जो भी पेशेंट क्रोनिकली डायलिसिस करवा रहा है हर हफ्ते में 2 या 3 बार, तो उनके शरीर में वाटर सोल्यूबल विटामिन की कमी हो जाती है, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये हेयर फॉल और नेल डिस्कलरेशन का इशू आता है. तो उसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, अपने कंसर्न नेफ्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर से मिलके मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शंस आते हैं. ऑन एन एवरेज प्रोटोकॉल रहता है कि डायलिसिस में वो हफ्ते या 10 दिन में, 15 दिन में दिए जाए. कैल्शियम का लेवल चेक करके कैल्शियम, विटामिन D सप्लीमेंट्स किए जाए. तो कुछ हद तक, आई विल नॉट से कंप्लीटली, बट कुछ हद तक हेयर डिस्कलरेशन, नेल डिस्कलरेशन और वो सब उसका कंट्रोल किया जा सकता है. वो उसका सॉल्यूशन हो सकता है. दैट इज वन थिंग. अब सेकंड जो पार्ट है रिगार्डिंग लॉकडाउन के अंदर डिप्रेशन होना, ये अगेन दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग, एंड आई थिंक रेदर देन पेशेंट, जनरल आदमी को भी ये चीज का प्रॉब्लम आ रहा है. सो फ्यू इंपॉर्टेंट टिप्स जो चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा सबको कि ट्राई टू मेंटेन योर डेली शेड्यूल. आप जिस समय उठते हैं प्लीज उसी समय उठिए, जिस समय सोते हैं उसी समय प्लीज सोइए. नींद पूरी लीजिए, ऑन एन एवरेज 6 to 8 आवर्स की नींद लीजिए. ट्राई टू हैव सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज आप कीजिए, एटलीस्ट 45 मिनट्स. मेडिटेशन, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दैट हेल्प्स अ लॉट, वो कीजिए. न्यूज और टीवी बहुत ज्यादा मत देखिए. ट्राई टू अवॉइड नेगेटिविटी. अपने फ्रेंड्स से फोन पे बात कीजिए, फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिता कीजिए, और डाइट, हेल्दी डाइट लीजिए. कैफीन, टी या कॉफी का यूज आप थोड़ा सा कम कीजिए, और इसी तरीके से यू कैन ट्राई टू बीट डिप्रेशन. दैट्स इट. सो डॉक्टर सिद्धार्थ, कुछ और क्वेश्चंस आए हैं जो लाइफ की सिंगल किडनी फंगल इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो उसमें कितना दिन में नमक खाना चाहिए? एंड आई हैव अ कपल फ्यू मोर, तो इसके बाद मैं पूछता हूँ.
ओके, सो बेसिकली सी नमक का अगेन फंगल इन्फेक्शन का डायरेक्टली रिलेशन नहीं है. इन जनरल सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन हैज टू बी डन, दैट वी हैव डिस्कस मल्टीपल टाइम, बट फंगल इन्फेक्शन इज समथिंग विच इज अ सीरियस कंडीशन. तो किसी भी इंसान को अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, नॉर्मल फंगस इन्फेक्शन इज अ खून का इन्फेक्शन, नॉर्मल आदमी को नहीं होता है. यूजुअली डायबिटीज वालों को या जिन लोगों के शरीर का रोग प्रतिकारक शक्ति कम होता है उन लोगों को फंगस इन्फेक्शन होता है. उसको कल्चर करके एंटी फंगल ड्रग्स होती है, फ्लूकोनाजोल या उससे हायर ड्रग्स, वो लंबे समय के लिए यूजुअली 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स देनी पड़ती है. और फंगल इन्फेक्शन क्यों हुआ, क्या पेशेंट को कैथेटर है, क्या पेशेंट को अंदर स्टोन है या और कोई ऐसा फैक्टर है जिसके कारण उसको फंगस इन्फेक्शन हुआ है, वो इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान करना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक. एंड ये पूछ रहे हैं अशोक जी की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को क्योर करने के लिए, टू क्योर सीकेडी एंड स्टॉप डायलिसिस, कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं? ओके, सो अगेन इट इज अ कॉमन क्वेश्चन, और ये प्लेटफॉर्म से मैं सबको एक बहुत क्लियर मैसेज देना जाऊंगा. प्लीज, देयर इज नो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, देयर इज नो रेमेडी विच कैन क्योर किडनी डिसीज. ओनली ट्रू ट्रीटमेंट इज किडनी ट्रांसप्लांट. एक बार किसी की परमानेंट किडनी बिगड़ जाती है तो प्लीज कोई भी आप अल्टरनेटिव मेडिसिन में ना जाइए, बिकॉज लाइक I have been in this line for so long. I see lot of patient coming after taking alternative medicines. So actually वो patients ज्यादा सफर होते हैं, वो लोग ज्यादा परेशान होते हैं, और वो लोगों का ट्रीटमेंट एकदम लेट स्टेज पे इनिशिएट होता है. तो सच्चा रास्ता यही है कि अगर किडनी परमानेंट फेल हुआ है तो या तो हेमोडायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट, दो ही ऑप्शन है. बाकी इस पूरी दुनिया में एट दिस मोमेंट अभी तक ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है जो परमानेंट किडनी को कोई भी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या एलोपैथिक ट्रीटमेंट से दोबारा रीजनरेट कर पाए. इट्स अ फैक्ट दैट ये हम सबको अच्छे तरीके से समझना रहेगा. ठीक. और उन्होंने यही पूछा था कि कुछ डॉक्टर्स प्रॉमिस करते हैं कि क्योर हो जाता है सीकेडी विया आयुर्वेदिक, तो आई गेस द आंसर इज नॉट ट्रू. ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल. तो और एक दो सवाल पूछ रहे हैं ये yes. कि हाउ कैन द बॉडी वेट बी गेन ड्यूरिंग डायलिसिस, और हेल्थी पर्सन का क्या आइडियल बीपी रहता है? ओके, 20 से 25 साल के. ओके, सो हेल्दी पर्सन का बीपी हमने ऑलरेडी बात किया कि इट हैज टू बी लेस देन 140/80. ऑन एन एवरेज 140/80 से कम बीपी हेल्दी पर्सन का होना चाहिए. और जो लोगों को किडनी डिसीज होता है, प्रोटीन जाता है, उनको हम और थोड़ा सा कम 130/80 बीपी रखते हैं बाय मेडिकेशंस. और सेकंड क्वेश्चन था रिगार्डिंग वेट. सो डायलिसिस पे बेसिकली देयर आर 2 टाइप ऑफ वेट्स. वन इज वाटर वेट. जो भी पेशेंट को डायलिसिस चल रहा होता है, किडनी का डिसीज कम होता है, तो उन लोगों को शरीर में उनका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और उनको धीरे धीरे शरीर में वाटर बढ़ता है. तो वाटर बढ़ने से उनका वेट बढ़ता है. देन दे गो फॉर डायलिसिस. तो 2 लीटर्स 3 लीटर्स डिपेंडिंग कितना वेट गेन हुआ है, वो डायलिसिस से उसको वेट निकाला जाता है. दैट इज वन एस्पेक्ट. सेकंड होता है मसल मास का वेट. तो अगर किसी पेशेंट का डायलिसिस के अंदर माल न्यूट्रिशन हो रहा है, मसल वेट लॉस हो रहा है, तो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं मेडिकेटेड, स्पेशली किडनी पेशेंट्स के लिए, वो लिए जा सकते हैं. या फिर घर पे सिंपल एग व्हाइट, नॉट येलो, एग व्हाइट ले सकते हैं. या फिर जो कठोर है सिंपल, वो ले सकते हैं. अच्छी हेल्दी डाइट ले सकते हैं, तो उससे उनका वेट गेन रहता है. बट दैट इज मसल वेट. तो ये काफी कुछ डाइट के बारे में. तो एक और सवाल आया कि भी किडनी पेशेंट को वीक में कितने दिन नॉन वेज खाना चाहिए? ओके, सो अगेन नॉन वेज कंटेंट. और मैं अगर पूछ लूं साथ में, वैसे सॉरी, ये क्वेश्चन तो नॉन वेज का है, अगर जो नॉन वेज नहीं खाता तो उसमें कोई. ओके, सो ये सवाल का जवाब मैं 2 चीज में बाइफरकेट करूंगा. किडनी पेशेंट जो अभी डायलिसिस नहीं चल रहा है और किडनी पेशेंट जो डायलिसिस चल रहा है. तो जब किडनी पेशेंट को डायलिसिस नहीं चल रहा होता है और क्रेटिनिन थोड़ा उसका ज्यादा होता है, तो उसको प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट, यानी उसको शरीर में प्रोटीन को डाइट में थोड़ा सा कम देना है. मेडिकल रिकमेंडेशन 0.6 to 0.8 mg पर kg रहता है. तो उसको नॉनवेज कम खाना चाहिए. अगर आप हफ्ते में पूछ रहे हैं तो आई विल अलाउ कि हफ्ते में एक बार आप ले सकते हैं, क्योंकि नॉनवेज में यूजुअली प्रोटीन ज्यादा रहता है. तो ऐसे पेशेंट को प्रोटीन कम खाना चाहिए. अब इसके अपोजिट
जो किडनी पेशेंट जिनको डायलिसिस चल रहा है, उनको डायलिसिस में प्रोटीन लॉस ज्यादा होता है, तो उनको प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए। उनको जो 0.8 के 0.6 की रिकमेंडेशन है वो चेंज होके 1.3 टू 1.5 mg पर केजी हो जाती है। तो उनको प्रोटीन ज्यादा खाना, उनको नॉनवेज की हम अलाउ ज्यादा कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का भी अपने को ध्यान रखना है। नॉनवेज में कोलेस्ट्रॉल होता है तो वो थोड़ा कम खाना है। दैट इज द थिंग। सो ठीक, थैंक यू वेरी मच। ओके, मिसेस रूपल, आपके कोई और सवाल हैं एक सवाल मेरी तो आप ओर पूछ से। लीजिए। एक ठीक है, उस What are the stages of kidney disease? Someone has written, I am at a stage 3 kidney disease patient. तो मेरे नॉर्मल और लॉन्ग लाइफ जीने के क्या चांसेस है? ओके। तो स्टेजेस ऑफ किडनी डिसीज एक्चुअली ऑलरेडी हमने बात की है। दे आर 5 स्टेजेस दैट डिपेंड्स ऑन जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नॉर्मल आदमी का 90 से ऊपर होता है, और जैसे जीएफआर कम होता है वैसा उसका स्टेजेस बढ़ता है। स्टेज 3 सीकेडी यानी जीएफआर 30 टू 60 के बीच में है। अब डिपेंडिंग के स्टेज 3 सीकेडी कितना नॉर्मल लाइफ जिएगा, डिपेंडिंग के पेशेंट्स को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, उसका शुगर और बीपी कितना अच्छा कंट्रोल में रहता है, मेडिकेशन से कितना अच्छा कंप्लायंस है, डॉक्टर्स का कितना अच्छा फॉलोअप है। अगर ढंग से शुगर और बीपी कंट्रोल रहेगा, कंप्लायंस अच्छा रहेगा, मेडिकेशंस, डॉक्टर फॉलोअप अच्छा रहेगा, तो लंबे समय में भी 5 इयर्स 10 इयर्स वो जी सकता है, और अपनी किडनी को स्टेज 3 से स्टेज 5 में या तो डिले कर सकता है या प्रिवेंट कर सकता है। सो दैट डिपेंड्स ऑन हिज मेडिकल कंडीशंस। डॉक्टर सिद्धार्थ, आई नो हम थोड़ा टाइम से ऊपर चले गए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है बिफोर वी रैप अप। तो एक पेशेंट का मदर का है कि भी आई एम 9-year-old किड, और उनकी स्वेलिंग है किड के आईज के, एंकल्स एंड फीट के अराउंड, एंड यूरिन भी उनको लगता है नॉर्मल नहीं है, फोमी सा है। सो डाउट है उनको कि किडनी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, बट क्या वो अभी इमीडिएटली कंसल्टेशन के लिए जाएं या वेट करें? अगेन आई थिंक ये रिलेटेड है कि भी ये पैंडेमिक पे, तो वो चांस नहीं लेना चाहते। ऑफ कोर्स किड अपना बच्चा है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? बेसिकली ये जो सिम्टम्स आपने बताया है, किडनी में फ्रोदी यूरिन हो रहा है, झाग हो रहा है, आंख के आजू बाजू स्वेलिंग हो रहा है, एंकल के आजू बाजू स्वेलिंग हो रहा है, दिस इज क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मेडिकल भाषा में इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स कहते हैं। सो आई विल एडवाइस के डेफिनेटली उनको यूरिन रूटीन का टेस्ट करा के कंसर्न नियरेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसर्न करना चाहिए, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और उसका ट्रीटमेंट करना डेफिनेटली जरूरी है। सो आई डोंट थिंक पेंडेमिक का ओवर होने का 1-2 महीना वेट करना चाहिए, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर अनट्रीटेड रहता है, बढ़ता है, तो पूरे बच्चे के शरीर में स्वेलिंग होके थोड़ा लेट हो सकता है। सो आई विल एडवाइस डेफिनेटली टेस्टिंग करा के ट्रीटमेंट करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। ग्रेट। अगेन आपने बहुत ही आसान शब्दों में बड़ी क्वेरीज को आपने आंसर किया है, एंड इवन मैंने भी काफी कुछ सीखा आज अबाउट किडनी एंड डायबिटिक पेशेंट्स। सो थैंक यू अगेन, एंड थैंक यू मिसेस रूपल शाह। Thank you very much. Very good session. So Dr. Siddharth, it was an immense pleasure to have you. I cannot thank you enough. I think आपने इतनी अच्छी information दी है. That's very, very good for our viewers. Thanks. So, and thank you. Thank you very much. Thank you, Nishant, and thank you, doctor, for imparting such a knowledge to us. And thank you so much. My Thank you, viewers, for joining. Thank you. Okay. Thanks all. Shall I leave, Nishant? Is this fine? Yeah, and मैं भी बस yeah. Thank you. And कल हम डॉक्स टॉक्स की तरफ से कल हमारे पास एक्सपर्ट आएंगे, डॉक्टर अपूर्वा वासावड़े। He is a senior consultant cardiologist, head of department of cardiology at TriStar Hospital. So हम उस बारे में कल, अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें ज़रूर भेजिए। हमारे फेसबुक पेज पे आप हमें लाइक करें, फॉलो करें, और इंस्टाग्राम पे भी अपने सवाल हमें आप भेजें, हम आपकी क्वेरीज ज़रूर पूरी करेंगे। और अगर आज के क्वेश्चंस आपके कोई मिस हो गए हैं या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, आई थिंक मिस, तो हमें ज़रूर आप मैसेज करें, और हम डॉक्टर सिद्धार्थ से उनको ज़रूर वापस आपको आंसर देंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड कल हम दोबारा यहीं पर मिलेंगे 5 बजे, फेसबुक लाइव फ्रॉम डॉक्स टॉक्स टीम। Thank you again, everybody. Thank you, viewers, and thank you, Dr. Siddharth, again. Sure. Have a wonderful evening.